आप सभी को WK में स्वागत है। जैसे कि हम लोग कल 39वीं का BPSC का जो हिस्ट्री का पेपर सोल्व किया था, तो आज हम लोग ज्योग्राफी और पॉलिटी का पेपर सोल्व करेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे और शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए आज ज्योग्राफी और पॉलिटी का देखते हैं, फिर अगला दिन बिहार स्पेशल और साइंस का वीडियो देख लेंगे और जो भी बचा हुआ रहेगा उसका देख लेंगे। ठीक है, तो कोयले का समान प्रकार क्या है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। कोयले का समान प्रकार क्या है? बिटुमिनस है, अर्ध बिटुमिनस है, एंथ्रासाइट या कोक है? तो हम लोग जानते हैं कि एंथ्रासाइट है जो सबसे हाईएस्ट अच्छा कैटेगरी का कोयला होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा 94 से 98% तक होती है। और जो बिटुमिनस होता है उसमें 78 से 86% तक कार्बन की मात्रा होती है, और लिग्नाइट में 28 से 30% है, और पीट में सबसे कम होता है। जिसमें जितना ज़्यादा कार्बन की मात्रा होगा वो ज़्यादा अच्छा कोयला होता है, मतलब वो ज़्यादा हीट प्रोवाइड करता है, उष्मा देता है। मतलब एंथ्रासाइट अकॉर्डिंग टू कार्बन तो ज़्यादा ही है ही, और सबसे ज़्यादा अच्छा भी है। कार्बन ज़्यादा होने के कारण वो ज़्यादा हीट प्रोवाइड करता है आपको, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत लंबा होता है। जो ज़्यादा दिन तक दबे हुए रहता है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के अंदर, उसके कारण से ये ज़्यादा दिन के कारण बनता है। तो इसको बनने में ज़्यादा समय लगता है। जो हम लोग के पास है, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा कोयला है, वो बिटुमिनस का कोयला है। तो जो समान प्रकार का कोयला है जो क्या है, बिटुमिनस है। तो इसका आंसर ए होगा सही। आप ये सब भी याद कर लीजिएगा। इसमें बिटुमिनस में कितना प्रतिशत कार्बन होता है, एंथ्रासाइड में 94 से 98% होता है, बिटुमिनस में 78 से 86% होता है, लिग्नाइट में 28 से 20% होता है, पीट में सबसे कम होता है जो 27% होता है। ठीक है, अपना जो देश है उस कौन कौन से राज्य में कोयला पाया जाता है, ये सब भी वहाँ से देखिएगा। जैसे कि उड़ीसा में पाया जाता है, बंगाल में पाया जाता है, कुछ तमिलनाडु में पाया जाता है, झारखंड में पाया जाता है। तो ये सब याद रखिएगा। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि मृदा जो है संरक्षण का प्रक्रम है। तो मृदा को कैसे संरक्षण दे सकते हैं, मतलब कि मिट्टी को कैसे बचाव कर सकते हैं, उसका बारे में है। तो बंद मृदा के उर्वर मृदा में परिवर्तन करके, जैसे कोई बंधा हुआ मृदा है उसको उर्वर करके, उर्वर माने कि खोद कर होना। ठीक है, मृदा को वर्तित करके, मृदा को अपर्दन करके, या मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। इस तरह से किया जाता है। तब जैसे कि सिंपल सी बात है कि सुरक्षा, यहाँ पर संरक्षण की बात है, यहाँ पर सुरक्षा की बात है, तो आंसर डी ही होगा। मृदा सुरक्षा कैसे होता है? आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, सीढ़ीदार खेती करिए पहाड़ पर, तो वो उससे मतलब मिट्टी जब पानी गिरेगा तो कम कटाव होगा। ठीक, और पेड़ लगाने से भी मिट्टी का कम कटाव होगा, तो उस तरह से बचाव किया जा सकता है। खेत का जुताई को कम किया जाए, तो ये तो गलत पहला ही हो गया। खेत का जुताई जितना कम करेंगे उससे मिट्टी का संरक्षण ज़्यादा होगा, तो दूसरा होता है। चलिए, यहाँ पर दिया भी हुआ है कि वनोरोपण ज़्यादा करें और मिट्टी का बचाव ज़्यादा अच्छा से करें। देखिए इसका आंसर क्या होगा? अगला जो आपके पास क्वेश्चन है वो है कि टेरा रोसा होता क्या है? टेरा रोसा किसका विकास का प्ररूप है? होता क्या है, वो किस भूभाग को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? चूना पत्थर होता है, उसमें साइनाइट होता है, ग्रेनाइट होता है, या बलुआ पत्थर होता है? ये एक्चुअली लाल मिट्टी होता है। लाल मिट्टी जो होता है, आप देखते होंगे लाल मिट्टी क्यों होता है, उसमें लोहे का मात्रा ज़्यादा होता है। तो लोहा उसमें होता है, चूना होता है, ये सब की मात्रा होने के कारण ये होता है टेरा रोसा। तो इसका आंसर क्या होगा? सही ए होगा, चूना पत्थर के होने के कारण। ठीक, टेरा रोसा होता है, उसमें लोहा की भी मात्रा होता है, लौह अयस्क भी पाया जाता है। ये याद रखिएगा आप। अगला मौना लोहा का उदाहरण है। मौना लोहा है क्या? सक्रिय ज्वालामुखी है, प्रसुप्त ज्वालामुखी है, निवपित ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी क्षेत्र का पठार है। ज्वालामुखी क्षेत्र का पठार है, क्या है? तो ये सक्रिय ज्वालामुखी है। ये आपका अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में आप जानते हैं कि एक यूएसए है। ठीक है, यूएसए है, यहाँ से उसका एक हवाई राज्य है, उसको हवाई राज्य बोला जाता है। 50वां राज्य है अमेरिका का। इस यहाँ से इस क्षेत्र में है, पश्चिम के साइड। यहाँ से कैंसर ऑफ लाइन भी गुजरा है।
कर्क रेखा भी गुजरा। अगर कोई बोले कि अमेरिका से कर्क लाइन गुजरा है या कि नहीं, तो हम बोले हाँ गुजरा हुआ है, क्योंकि हवाई जो है उसी का क्षेत्र है और वो 50वां राज्य है यूएसए का। तो ये कोई पूछे तो गुजरा हुआ है कर्क रेखा वहां से। वहां पर एक ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो बोला जाता है, वो है मोना लोआ। तो ये सक्रिय ज्वालामुखी का एक उदाहरण है। ठीक है, अगला है कि अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अवसादी शैली है, शैल है, जिसमें से कौन सा कथन सत्य है इसमें देखते हैं। वे ऐसे शैल हैं जिनका संरचना ताप और दाब पर निर्भर करती है। ये सेल क्रिस्टलीय होती है, ये सेल स्तरों पर निक्षेपित होती है, ये सेल जल में नहीं निर्मित हो सकती है। कैसा है, तो ये जो सेल होता है क्या होता है, स्तरों में निक्षेपित होते हैं। अवसादी चट्टान होता है जो परत बाई परत एक दूसरे पे जमा होता है, उसको बोलते हैं अवसादी चट्टान। वे चट्टान है जिनका जमाव परतों के रूप में होता है, जिनमें जीवाश्म का अवशेष पाए जाते हैं। इन शैलों में खनिज बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि परत बाई परत जमने पर क्या होता है कि जैसे कि एक परत पहले कुछ आया और उस परत में जीवाश्म मरा हुआ चीज कुछ आ जाएगा, फिर उस पर दूसरा परत बैठ जाएगा, तो हाई प्रेशर होगा, हाई टेम्परेचर होने के कारण उसमें जीवाश्म हो जाएगा, अब पेट्रोल बन जाएगा, कोई भी चीज बन सकता है, कोयला बन सकता है, समझ गए, जीवाश्म ईंधन उसी से ज्यादा बनता है। तो इसमें क्या होता है, सेलों का स्तरों में निक्षेपित होता है, परत बाई परत जमा हुआ होता है। अगला है कि टीन मिलता है, क्या चीज से टीन मिलता है, खासकर प्लास्टर में मिलता है, कायांतरित में मिलता है, रूपांतरित जिसको बोलते हैं जिसमें मिलता है, या अल्प सिलिक में मिलता है, या इनमें से सभी में मिलता है। प्लासर में मिलता है, या रूपांतरित में मिलता है, या अल्प सिलिक में मिलता है अग्नेय सटन में, या इनमें सभी में मिलता है। तो हम लोग जानते हैं कि प्लासर से ही निक्षेप होता है इसका टीन का जो निक्षेप होता है उसका जो मतलब किससे होता है, प्लासर से। विश्व में प्राप्त होने वाला टीन का करीब करीब 80% जो मात्रा है वो प्लासर से निक्षेप होता है। ये निक्षेप रिवर बेड्स में पाया जाता है। रिवर का जो किनारा होता है नीचे का, अंदर का बेड्स होता है, मतलब बेड्स का मतलब गहराई पर कुछ उसके जाने पर प्राप्त किया जाता है। अधिकांश निक्षेप प्लासर कहाँ पाए जाते हैं, तो दक्षिण पूर्व एशिया में, जैसे कि ये आपका इंडिया हो गया, इधर चाइना, ये सब के किनारे में सब पाया जाता है दक्षिण पूर्व में। ठीक, अगला शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है। शिवालिक जो है हिमालय जैसे कि बटा हुआ है, ट्रांस हिमालय में बटा हुआ है, वृद्ध हिमालय में बटा हुआ है, जिसको ग्रेट हिमालय बोलते हैं, फिर शिवालिक में बटा हुआ है। शिवालिक मतलब है क्या, बीच में है, सबसे नीचे है, सबसे ऊपर है, कहाँ पे है, इसका कहने का मतलब है। मध्य भूमि में स्थित है, अंतर पर्वतीय भूमि में स्थित है, गिरिपाद में स्थित है, या अन्य समुद्री भूमि में स्थित है, कहाँ पर है। तो देखिए जैसे कि ये आपको दिखाया हुआ है ऐसे करके, ए है काराकोरम, बी है आपको लद्दाख, और सी है आपका जास्कर, डी है आपका कैलाश भोले बाबा वाला जगह, और ई है आपका ग्रेट हिमालय। ए वाला आपका है ग्रेट हिमालय, हिमालय का। आई है, एफ है जो लेसर हिमालय है, बीच वाला, और ए है जो आपका शिवालिक है, सबसे नीचे वाला। तो आप इसमें से बताइए कि इसमें कौन सा होगा। तो गिरिपाद स्थित इसको भी बोलते हैं, स्थिति भी बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन होता है सी। शिवालिक जो है शैल का समूह के दक्षिणी भाग में है, सबसे नीचे है, देखिए तो ये दक्षिणी होगा, और ये गिरिपाद में स्थित उदाहरण है। यह हिमालय का सबसे बाहरी भाग या निचला हिस्सा भी है। ठीक है, हिमाचल हिमालय का सबसे निचला भाग भी है और इसका बाहरी भाग भी बोला जाता है। द्वीपों का समूह का जो है लक्षद्वीप है, क्या चीज से वो द्वीप जो बना हुआ है मेनली उसके बारे में पूछ रहा है आपका। तो प्रवाल का उत्पत्ति है, ज्वालामुखी के कारण हुआ है, मृदा का निक्षेप के कारण से हुआ है, किसके कारण से हुआ है, या इनमें से कोई कारण से नहीं। जैसे कि किसी चीज का जैसे विकास हुआ है तो वो है आखिर में कैसे, जैसे डेक्कन प्लेटू की बात किया जाए तो वो एक पठार से बना हुआ है। जैसे कि गंगा नदी का मैदान है तो वो मिट्टी के कटाव से बना हुआ है। तो ये पूछ रहा है कि जो द्वीप है वो है किससे बना हुआ, लक्षद्वीप है यहाँ पर, तो द्वीपों लिखा है, सॉरी लक्षद्वीप होगा, तो इसको देख लीजिएगा, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप 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 का जो है निर्माण किससे हुआ है, तो हुआ है प्रवाल से।
प्रवाल एक जो क्या होता है, छोटा छोटा घोंगा जैसा होता है, उसमें जब वो मरता है तो वो अपना शरीर को छोड़ देता है, उसमें से निकल जाता है और वो वैसे के वैसे ही रह जाता है। वो क्या खाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का खाता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है और वो बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। जैसे ये जिंदगी एक ना मिलेगी दोबारा, उस फिल्म में आप देखे होंगे, तो वो वाला सीन अच्छा से दिखाया गया, जब ऋतिक रोशन जिसको जब पानी में लिया जाता है तो डर भी लगता है, तो वो वाला वाटर का जो सीन है वो प्रवाल भित्ति का ही बना हुआ है। जो सबसे बड़ा द्वीप कहाँ पे है प्रवाल का बना हुआ, तो ग्रेट ऑस्ट्रेलिया में है आपका। ऑस्ट्रेलिया जो है उसका उत्तर पश्चिम में उत्तर पूर्व में है, सॉरी, उत्तर पूर्व में ये है, क्षेत्र में है। ठीक है, ग्रेट बैरियर के नाम से जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया का सबसे ज़्यादा। अगर कोई पूछे कि सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति कहाँ है, तो ग्रेट बैरियर में है, जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और जो लक्षद्वीप किससे निर्माण है, तो प्रवाल भित्ति से ही निर्माण हुआ है। प्रवाल की उत्पत्ति के कारण ही लक्षद्वीप का भी उत्पत्ति हुआ है। छोटे छोटे मतलब जो लक्षद्वीप है 36 छोटे छोटे द्वीपों से निर्माण से वो बना हुआ है, और ये सारा द्वीप समूह के आदि से बना हुआ है प्रवाल की उत्पत्ति के कारण। और केवल 10 द्वीप पर ही लोग रहते हैं, बाकी सारा द्वीप क्या है, निर्जन है, उस पर आदमी नहीं रहते। ठीक है, भारत का विस्तृत है, तो भारत कहाँ पर विस्तृत है भाई, तो इसमें आप जरा ध्यान से देखिएगा, उसी से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक ना, इसमें देखिए 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड पर, या यहाँ पर 86 डिग्री 28 सेकंड दक्षिण के बीच में उत्तर दक्षिण, इससे ही सिर्फ मिलाइए, उत्तर दक्षिण उत्तर दक्षिण उत्तर दक्षिण उत्तर दक्षिण। जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि 9th क्लास का अगर पहला चैप्टर पढ़िएगा आप ज्योग्राफी का, तो उसमें लिखा हुआ है कि जो इंडिया है उत्तर पूर्व में विश्व का बसा हुआ है। तो जैसे कि ए है, तो यहाँ पर इंडिया है, उत्तर पूर्व में है, नॉर्थ ईस्ट में है। तो सबसे पहले तो इसमें दक्षिण है, उत्तर दक्षिण उत्तर दक्षिण उत्तर दक्षिण, तो हम तो ये सब को भी नहीं मिलाएंगे। क्यों मिलाएंगे, ऐसे ही, ये सारा गलत है। तो इसका में से इनमें से कोई नहीं होगा, इसका ऑप्शन ही क्या होगा, डी है। इसमें सारा ऑप्शन दिया हुआ गलत है, क्योंकि उत्तर पूर्व में, तो उत्तर पूर्व तो अक्षांश ही नहीं है, उसमें देशांतर अक्षांश कुछ है ही नहीं उत्तर पूर्व का, तो इसमें से तो सारा गलत है। तो सही आंसर क्या है, सही आंसर आपका है कि उत्तर पूर्व के गोलार्ध में ये तो विकसित है। जो भारत है उसका विस्तार कहाँ पर है, उत्तर पूर्वी में विस्तार है। कितना से कितना है, उत्तर में 8.8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है ये, और पूर्वी में है 68 97 और 97 25 पूर्वी देशांतर में, मतलब एक कहाँ पे, उत्तरी पूर्व में। ठीक, तो ये इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। अगला है कि भारत का क्षेत्रफल है जो संसार का 2.4 है, लेकिन इसकी जनसंख्या कितना है, इस ऑप्शन में आपको चूज करना है। तो इसमें है 16% है कुल, मतलब वर्ल्ड का, कि 17% है, कि 18% है, या 28% है। आप एनसीईआरटी का जो लास्ट पार्ट है ये 9th का भी, तो उसमें आप देखिएगा डेमोग्राफी करके एक चैप्टर पढ़ना है, जनगणना नाम का, तो उसमें भी आप देखिएगा कि ये मतलब 17.5% दिया हुआ है। तो कितना इसका आंसर होगा, बी होगा। भारत का कुल जो आबादी है पूरा विश्व का 17.5% है, लेकिन इसके पास क्षेत्रफल रहने के लिए कितना है, जमीन कितना है, तो मात्र 2.4% है, लेकिन आबादी कितना है, 17.5%। तो इसमें 17% दिया है, तो ऐसा भी नहीं है कि ये गलत चीज़ है, ये सही ही है। ठीक है, तो और ये विश्व का हर छठा व्यक्ति भारतीय है, इसमें हम लोग पीछे नहीं है, बहुत आगे हैं। ठीक है, जो गंगा की जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ जो आप जैसे जलोढ़ मृदा किसको कहते हैं, जो नदी के द्वारा बहा कर लाया गया हुआ मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। जैसे कि इस अभी बरसात है, बरसात में नदी में पानी भर जाएगा, वो पानी होगा जो आपके किनारे आ जाएगा, खेत में आ गया, और खेत में वो पानी फिर से रिटर्न हो जाता है जब, तो उसमें कुछ बहा कर मिट्टी लाता है, वो आपके खेत में ही छोड़ देता है, गाद के रूप में बैठ जाता है, उसी मिट्टी को क्या कहते हैं हम लोग, जलोढ़ मृदा कहते हैं। ठीक है, तो कितना नीचे तक गहराई तक बसा हुआ है, मतलब कि गंगा का मैदान है, तो ये तो परत बाई परत हर साल हो रहा है, तो कितना गहराई तक है, 6000 मीटर तक, 600 मीटर तक, 800 मीटर तक, या 100 मीटर तक है, कितना तक आखिर में, ये है 6000 मीटर तक। ठीक है, इसकी व्याख्या आप देखिएगा तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि 4000 से 6000 मीटर तक गंगा का जो है मैदान है, उसके गहराई तक 6000 से मतलब 4000 से 6000 मीटर अंदर तक
क्या है, जलोढ़ मृदा है। मतलब इतना साल से हो रहा है तो धीरे 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 6000 मीटर तक गहराई तक का जलोढ़ मृदा बसा हुआ है, स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मानसून है जो मौसमी विस्थापन में इंगित जिसका कारण है, इंगित है जिसका कारण क्या है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, इसमें मेन होता है शब्द का पहचानिए। आप शब्द पर ज्यादा ध्यान दीजिए। एनसीईआरटी इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि आपका शब्द पर भी पकड़ हो। उसके पीछे आप जाइएगा तो देखिएगा कि कोई शब्द देता है और उसका मीनिंग लिखता है, उस पर आप बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है कि स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापमान के कारण मध्य एशिया की ठंडी हवा है जो है तापमान की अति एक समानता है, इसमें से कोई नहीं। आखिर में है क्या, तो स्थल और समुद्र के विभेदी तापमान के कारण। हम लोग जानते हैं कि समुद्र के मोस्ट ऑफ टेम्परेचर, हर समय टेम्परेचर कितना रहता है, 25 से 24-25 डिग्री सेल्सियस बना हुआ रहता है हमेशा। लेकिन हम लोग की तरफ क्या होता है कि जो क्षेत्रीय एरिया होता है, मतलब कि भूस्थल वाला एरिया होता है, स्थलीय एरिया होता है, उसमें कभी टेम्परेचर बहुत गिर जाता है, कभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि गर्मी के दिन में उत्तरी भारत में बहुत टेम्परेचर होता है, 43 डिग्री तक भी टेम्परेचर होता है, लेकिन फिर भी तमिलनाडु के साइड में मात्र 25 डिग्री सेल्सियस या समुद्री एरिया में होता है, उतना ही होता है। ठंडा के समय में भी वो उधर उतना ही होता है, 24 से 25 डिग्री सेल्सियस। और आप उत्तरी भारत में आ जाइएगा, पंजाब साइड में, दिल्ली के साइड में, तो 1 डिग्री सेल्सियस तक भी कभी कभी हो जाता है, कभी कभी माइनस में भी चला जाता है। और 0 डिग्री तो भी होता है, कभी कभी 3 डिग्री 4 डिग्री सेल्सियस बना रहता है, ठीक है। तो ये होता है। तो स्थल क्षेत्र में टेम्परेचर ज़्यादा चेंज होता है, और जो समुद्र जहाँ पर पानी होता है, पानी ठंडा और गर्म दोनों देर में होता है, तो इसके कारण भी वो होता है। पानी के जो मतलब है, पानी के अकॉर्डिंग जो भूस्थल होता है वो देरी से ठंडा या गर्म होता है। उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि भूस्थल से भी जल्दी ठंडा और गर्म कौन होता है, बालू होता है। तो इसीलिए रेगिस्तान में क्या होता है कि दिन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, लेकिन रात में एकाएक वहाँ पे टेम्परेचर गिर जाता है। तो ये भी होता है। तो यहाँ पर इसके अनुसार से ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपका ए सही है। स्थल और समुद्र के विभेदी तापमान के कारण यहाँ पर मौसम का विस्थापन होता है, अदला बदला होते रहता है। कभी समझ रहे हैं, ठंडा हो जाता है, कभी गर्मी हो जाता है। फेरल का नियम के कारण से होता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो फेरल के नियम के कारण होता है। कोई पूछेगा भी तो बताइएगा कि कौन से कारण क्या होता है भाई, कौन ऐसा वैज्ञानिक बताया है किसके नियम के कारण से होता है, तो फेरल के वैज्ञानिक के नियम के कारण से होता है। अगला आपके पास ऑप्शन है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वो कौन कौन सा है, वह है कौन कौन सा है भाई, ब्रह्मपुत्रा का है, सतलज का है, सिंधु का है, इनमें से सभी का है। तो आप देखिए कि ये सारे नदी है, यहाँ से आपका सारा नदी निकला है। ये है जो ब्रह्मपुत्रा है, ये आपका नदी यमुना है, ये आपका गंगा है, ठीक। तो यहाँ पर सतलज भी है, इधर से सतलज निकला है यहाँ पे आपका, और इधर ही सिंधु भी है, दोनों नदी है इधर, ये दोनों नदी है। और इधर आपका ब्रह्मपुत्रा, ये आपका गंगा है। तो जो इधर जाने वाला भी नदी और इधर जाने वाला भी नदी, सब यहाँ से मानसरोवर के पास से ही निकला है। कहाँ से निकला है, मानसरोवर के पास के झील से ही निकला है। तो इनमें से क्या होगा, इस सारा का सारा आपका सही आंसर है। व्याख्या में भी आप देखिएगा कि ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सिंधु आदि नदियां तिब्बत के कैलाश पर्वत के निकट से राक्षस ताल के झील के से निकलती है, राक्षस ताल के झील से निकलती है, उसी के पास से अगल बगल से सब निकलती है। तो इसका आंसर डी होगा, याद रखिएगा ये वाला आप। ये तो फिर रिपीट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच में बसा हुआ है। हिम रेखा जो है, मतलब अब पूरा हिमालय में तो बर्फ नहीं ना है, नीचे थोड़ी ना बसा हुआ है, ऊपर ज्यादा है हिमालय में। अब कहाँ से कहाँ तक है भाई, 4300 से 6000 मीटर पूर्व में है, कि 4000 से 5800 मीटर पश्चिम में है, कि 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो मेनली है 4300 से 6000 मीटर पूर्व में। व्याख्या में आप देखिएगा कि हिमालय के विभिन्न भागों में हिम रेखा है, ऊंचाई में भिन्न भिन्न स्थानों पर, कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम ऊंचाई पर। क्यों ऐसा होता है, जैसे कि ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर कमता है, तो जैसे ही टेम्परेचर कमेगा तो क्या होगा कि वहाँ पे बर्फ जल्दी जमने लगता है। अब जैसे कि धीरे धीरे समुद्र के तरफ आइएगा, नज़दीक आएगा, तो वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, लेकिन धीरे धीरे समुद्र से दूर बढ़ेंगे तो वहाँ पर टेम्परेचर कम होगा।
तो उसका भी असर पड़ता है, समुद्र के दूरी से भी असर पड़ेगा। और जानते हैं कि हिमालय का विकास है जो बहुत आगे तक है और बहुत पीछे तक भी है, समुद्र से बहुत आगे तक भी है, पंजाब तरफ है, बहुत पीछे तक भी है। ठीक है, तो आप इसका ये होता है। परंतु औसत हिम रेखा की ऊंचाई जो है कितना है, 5500 से 6000 मीटर तक है। महान हिमालय के दक्षिण में के भाग में आप देखिएगा तो 4500 से 6000 मीटर तक के पाई जाती है। इसी प्रकार आपका पश्चिम हिमालय के औसत में हिम रेखा कितना 5800 मीटर से, और पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर तक पाई जाती है। ये आपको पीडीएफ सारा मिल जाएगा, हम जल्दी ही आपका टेलीग्राम चैनल बना देंगे और उसमें डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उस चैनल पर से जाके आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा। जो हम पढ़ा रहे हैं सारा मटेरियल आपको फ्री में मिलेगा, इसका कोई अथी नहीं है, आप सिर्फ पढ़िए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पर पढ़ना है, सिर्फ फालतू चीज़ नहीं करना है। भारत की तट रेखा कहाँ कितना है, मतलब भारत का जैसे तट रेखा पूछ रहा है, अब स्थलीय रेखा की बात नहीं पूछा जा रहा है कि भारत का तट रेखा कितना है, समुद्री एरिया से जो लगा हुआ है उसका लंबाई कितना है वो पूछ रहा है। इसमें 6200 मीटर लंबी है, 6100 मीटर लंबी है कि 5985 है या 6175 है कितना मीटर लंबा, एक ही बात हो रही है, इसकी बात हो रहा है। तो आप जरा देखिएगा कि जैसे कि एक तो ये जो अपना भारत है यहाँ पर, तो देखिएगा कि ये जो है समुद्र के भाग में सारा सटा हुआ है यहाँ से, तो ये जो है सारा, तो इसकी जो लंबाई है फिर यहाँ पर यहाँ तक है, तो इसका जो लंबाई है आपका 6100 मीटर है। लेकिन और भी आप जैसे देखिएगा कि इधर अंडमान निकोबार है, इधर यहाँ पर लक्षद्वीप है, तो इसका अलग से दूरी है, तो इसका सारा मिला के कितना होता है, 7500 मीटर होता है। इधर जैसे कि 200 मीटर है, फिर इधर है कुछ, फिर यहाँ पर है कुछ, सारा जोड़कर 1000 मीटर और होता है, 1500 मीटर से ज़्यादा। तो वो वाला मिलाकर 7516 मीटर, 7516.6 किलोमीटर हो जाता है टोटल। लेकिन अगर नॉर्मली पूछे भारत का तट रेखा तो कहाँ से कितना है, वो बिना अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप का, तो कितना 6100 मीटर है। ठीक है, और कुछ 1400 कुछ मीटर ज़्यादा होता है, किसी बुक में कुछ देता है, लेकिन ये एग्जैक्ट याद रखिएगा, 7516 पॉइंट। यहाँ पर देखिए 7500 किलोमीटर दिया हुआ है, यहाँ पर कितना में दिया हुआ है, तो वो भी याद रखिएगा। 7500 मोटा मोटी तो याद रखना ही रखना है। ठीक है, अगला किसमें से नकदी फसल कौन कौन सा है। पहले नकदी फसल हम जान लेते हैं कि होता क्या है। जैसे कि आप जिस फसल को काटते हैं उससे तुरंत आपको पैसा मिल जाए, प्रॉफिट हो जाए ज़्यादा मात्रा में, तो उसे हम कहते हैं नकदी फसल। जैसे क्या है, तंबाकू है, चाय है, गन्ना है, ये सब क्या होता है, नकदी फसल के आता है। जूट है, कपास है, सारा नकदी फसल के अंदर आता है। तो क्या है, कौन सम्मिलित नहीं है इनमें से, गन्ना है, कपास है, जूट है या गेहूं है, तो ये तो तीनों नकदी फसल का ही पार्ट है। तो एक क्या है, गेहूं। ठीक, गन्ना, कपास, जूट जो है, तंबाकू, चाय, कहवा, कहवा मतलब वो कॉफी, रबड़, सारा क्या है, क्या नकदी फसल है। लेकिन रबी फसल ये जो गेहूं है वो उसका नहीं है। रबी फसल कब से कब होता है, सितंबर अक्टूबर में बोया जाता है, नवंबर तक, और आपका मार्च तक, फरवरी मार्च में काट लिया जाता है, उसको रबी फसल कहते हैं। आप यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक है क्या चीज में है, चावल में है, चाय में है, तिलहन में है, दाल में है। देखिए चावल एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा अभी करता है इंडिया, तो ये वाला अलग है। लेकिन इसमें बताना है कि सबसे ज़्यादा उत्पादक और उपभोक्ता भी है, जो उपजाता भी है और सबसे ज़्यादा खाता भी है उसको। तो क्या चीज़ है भाई, चाय है, चावल है, तिलहन है, दाल है। तो इसमें ऑप्शन है आपका बी, सबसे ज़्यादा क्या है, चाय में उपजाता है और उसको सबसे ज़्यादा कंज्यूम करने वाला भी इंडिया ही। अगला, भारत में खनिज का उत्पादन में समृद्ध है, कब कहाँ पर है। देखिए कुछ क्वेश्चन जो जैसे कि 1994 में 39वीं एग्जाम हुआ था शायद, तो उस समय का, तो उस समय जैसे कि बिहार अलग नहीं हुआ, बिहार से अलग नहीं हुआ था झारखंड, 2000 में अलग हुआ है। तो ये भी कुछ क्वेश्चन का आंसर होगा जो बिहार होगा, लेकिन उसका हम दे दिए हैं व्याख्या में कि उसका अब जो है वो पार्ट झारखंड में चला गया। तो ये है कि खनिज उत्पादन के समृद्ध राज्य को पहचानिए, कौन सा इसमें सबसे ज्यादा समृद्ध है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, बिहार है या उड़ीसा। तो जब जानते हैं कि झारखंड पार्ट में था तो सबसे ज्यादा बिहार में था, बिहार, मध्य प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर राजस्थान। राजस्थान में खेतड़ी से क्या पाया जाता है, ये सबसे ज्यादा पूछता है, तो हम जानते हैं कि कॉपर पाया जाता है। ठीक है, कॉपर, CU, कॉपर, तांबा। ठीक,
तांबा पाया जाता है, तो याद रखिएगा। मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान। उड़ीसा से लौह अयस्क की सब मिलता है, कोयला, और मध्य प्रदेश से भी वही चीज़, और झारखंड से सेबुन से जैसे लोहा मिलता है, हजारीबाग से फिर कोयला मिलता है, ये सब क्षेत्र से, ठीक है, वो अवरक भी सब मिलता है, ये सब भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि भारत का प्रथम उर्वरक जो था संयंत्र कहाँ पर लगा था? नांगल में, सिंदरी में, आवेले में या ट्राम्बे में? हुआ कहाँ था? तो ये जानते हैं कि 1951 ईस्वी में सबसे पहले सिंदरी में हुआ था। 1951 में सिंदरी में हुआ था, जो आप झारखंड के पार्ट है, पहले बिहार का था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि साफ राते मेघीय जो होते हैं, मेघीय का साफ राते, वो अपेक्षाकृत, जैसे कि एक मेघ वाला रात है, एक साफ रात है, तो जो मेघ साफ रातें होते हैं अधिक ठंडा क्यों होते हैं मेघ वाला से? संघनन के कारण, विकिरण के कारण, आपतन के कारण या चालन के कारण? इसका सही आंसर है विकिरण के कारण। होता क्यों है ये समझ लेते हैं। जैसे कि ये आपका मान लेते हैं कि वायुमंडल है, वातावरण है जिसमें आप रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मान लीजिए कि सनलाइट आया, सनलाइट जब आता है वायुमंडल में, तो क्या चीज फॉर्म में आता है? शॉर्ट फॉर्म में आता है, शॉर्ट वेवलेंथ में आता है। और जब लेकिन निकलता है पृथ्वी पर से टकरा कर, तो वो कौन सा वेवलेंथ में जाता है? लॉन्ग वेवलेंथ में जाता है, लॉन्ग में जाता है और शॉर्ट में आता है। तो ये क्या होता है कि जब बादल छा जाता है मेघ वाला रात में, वर्षा वाला रात में, तो क्या होता है कि वो बादल ना निकलने नहीं देता है लॉन्ग वेव होने के कारण। शॉर्ट वेव के कारण तो वो आ तो जाता है पृथ्वी पे, लेकिन लॉन्ग वेव में लौटता है ऊपर, तो जाता नहीं है। ये क्या होता है, फिर से रिटर्न हो जाता है पृथ्वी पर ही। तो इससे क्या होता है, वे पृथ्वी को रात को गर्म कर देता है, ठीक है। इसके कारण ये होता है। तो क्या होता है, विकिरण के कारण जो ऊष्मा आता है, वो ऊष्मा फिर से रिटर्न नहीं हो पाता है, वो फिर से कहाँ पर आ जाता है, पृथ्वी पर ही लौट जाता है। निकलना चाहिए था वातावरण से, लेकिन वो वायुमंडल में ही फिर से आ जाता है, इसी के कारण वे गर्म कर देता है, ठीक। अगला क्वेश्चन आपको है स्क्रीन पर, निम्नलिखित युग्मों में से का मिलान करिए जो सही है, ठीक है। इसमें से क्या सही है भाई? भूमध्य सागरीय है जो क्षेत्रीय है, जो गर्मी के वर्षा के होता है, वो वाला है कि भूमध्य क्षेत्र है जो गरज के साथ मध्याह्न में वर्षा होता है। मानसून क्षेत्र है जो पूरे साल भर वर्षा होता है, या मरुस्थलीय क्षेत्र में जाड़े होता है, जाड़े की वर्षा होता है। ये दोनों तो आप पहले गलती करिए, क्योंकि हम लोग जहाँ तक जानते हैं कि मरुस्थल उसे बोला जाता है जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है। तो जाड़ा या गर्मी में वर्षा कभी भी हो, उससे क्या मतलब है, उसे मरुस्थल से। तो मरुस्थल के एक्चुअली डिफिनेशन क्या हुआ कि 25 सेंटीमीटर से जहाँ भी वर्षा कम होगा, पूरा साल में अगर 25 सेंटीमीटर से वर्षा जहाँ कम होगा, उसको मरुस्थल बोल दिया जाएगा। वो चाहे तो जितना भी ठंडा रहे, चाहे तो जितना भी गर्मी रहे। ऐसा नहीं होता कि गर्मी में ही, गर्म स्थल में ही सिर्फ मरुस्थल होता है। शीत मरुस्थल भी होता है, जहाँ लद्दाख के बारे में सुनते होंगे। तो लद्दाख, उसको शीत मरुस्थल क्यों बोला जाता है? क्योंकि वहाँ पर 25 सेंटीमीटर से वर्षा कम होता है। एक्चुअली डिफिनेशन क्या है कि जहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगा, वहाँ पे सब उसको मरुस्थल बोला जाएगा। पहला तो ये तो गलती होगा कि जाड़े में वर्षा होता, कभी भी वर्षा होता तो मरुस्थल ही क्यों उसको बोलते, ठीक है। ये तो गलत हो गया। पूरे साल वर्षा होता है मानसून क्षेत्र में, इंडिया है जो मानसून क्षेत्र का आता है। कभी देख सुने कि पूरे साल वर्षा होता है? तो इससे इसको काट देंगे। ये वाला देखिए कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र गर्मी में वर्षा होता है, भूमध्य क्षेत्र जो मेडिटेरियन सी में आता है, आप सुनते होंगे कि वो ठंड में ज़्यादा वर्षा होता है। तो ये भी हो गया गलत आपका। तो ये जो है इक्वेटर आपका है, यहाँ पर आप जानते होंगे कि 3 में गर्मी होता है और दोपहर ही होते हैं, वहाँ पे खूब गरज के साथ वर्षा होता है। तो क्या है, भूमध्य क्षेत्र के गरज के साथ वर्षा होता है मध्याह्न में, दोपहर का ही मध्याह्न बोला जाता है बीच वाला समय का। तो ए वाला सही आंसर है, ठीक है। आप ज़्यादा होगा तो इसमें से पढ़ लीजिएगा, बाकी सब वो वही होगा, और उससे कुछ ज़्यादा ही हम बोले होंगे, ठीक ना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें। अगला, पूर्वी समुद्रों के स्वामिनी के नाम है, क्या है? स्वामिनी का नाम क्या है? स्वामिनी, जो स्वामी हो उसका बारे में बात हो रहा है। वर्ड को अच्छा से समझिए, ठीक है। श्रीलंका, पाकिस्तान, बर्मा या भारत, इसमें से कौन है? जैसे कि आप जानते हैं कि हिंद महासागर है, हिंद महासागर किनके नाम पर है? इंडिया के नाम पर है, इंडियन ओशियन, ठीक है। आखिर में क्यों है नाम?
इंडिया का ही नाम पर, ऐसा इकलौता ओशियन है जो किसी के कंट्री के नाम पर है, वो है इंडियन ओशियन। तो कौन इसका स्वामी होना चाहिए? भारत होना चाहिए। तो भारत जो है पूर्व का मोती भी कहा जाता है, देख लीजिए यहाँ से, ठीक है। और ये पूर्वी समुद्रों के स्वामी भी कहा जाता है क्योंकि यह महासागर में गिरा हुआ है, ये लटका हुआ के कारण गिरा हुआ कहते हैं, ठीक है। अगला भारत के, अब पॉलिटी का क्वेश्चन है, अच्छा से देखिएगा और समझिएगा, यहाँ से समझने का ज़्यादा है ध्यान, वहाँ पर मैप का ज़्यादा काम था तो मैप भी दिखा दिए इसी कारण से। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था, कब अपनाया गया था? संवैधानिक सभा के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा, या भारतीय संसद के द्वारा? कब? 1949 में 26 जनवरी को मतलब कि अपनाया गया था। किसके द्वारा? संवैधानिक सभा के द्वारा। तो इसका आंसर होगा ए। एक अगला, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। हम लोग जानते हैं बी द पीपल, जनता के, हम भारत के लोग से, प्रजातंत्रीय भारत के शब्दों से, जनता के जनतंत्र के शब्दों से, जनता के लोकतंत्र के शब्दों से, आखिर किससे स्टार्ट होता है? तो हम लोग जानते हैं, जहाँ तक सिंपली पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग से, ऐसे भी हम लोग को याद रखना चाहिए। प्रियम्बल तो एक्चुअली सबको याद होना चाहिए, जो सिविल सर्विस के कम से कम तैयारी कर रहे हैं उनको तो कम से कम याद होना चाहिए, ठीक है। नहीं याद होता है उसका लाइए आप फोटो कॉपी, जाइए निकालिए, उसका क्या करिए, साट दीजिए। पहला ही वर्ड है हम भारत का लोग, उसमें पहला ही लाइन है, तो इसका क्या होगा? हम भारत के लोग के शब्दों से स्टार्ट होता है अपना प्रियम्बल, प्रस्तावना जिसको बोलते हैं, हम भारत के लोग से आरंभ होती है, ठीक है। आप याद रखिएगा। कोई भी धन विधेयक प्रस्तावित हो सकता है, जैसा कि पहला वीडियो में भी शायद हम लोग बताए थे जब 38वीं का सोल्व कर रहे थे। ये वाला, ये सब क्वेश्चन है जो रिपीटेड होगा, आप देखिएगा कि बार बार क्वेश्चन आ रहा है, ठीक ना। उसको ध्यान से देखिए और दोबारा फिर से रिवाइज करिए, एक बार में समझ में आया दोबारा देखिए, लेकिन देखिए आप समझिए बात। कहाँ पर होता है? लोकसभा में होता है, केवल राज्यसभा में होता है, या दोनों सदनों में होता है, या दोनों सदनों के संयुक्त संयुक्त में होता है? तो ये वाला तो हटा दीजिए, संयुक्त सत्र वाला, वो पहले एक सदन, एक साथ दोनों सदनों में होता है, इसको भी हटा दीजिए। केवल लोकसभा या राज्यसभा में? हम लोग जानते हैं कि लोकसभा के जो अध्यक्ष है वही सिर्फ साबित कर सकते हैं कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या धन विधेयक या कोई और विधेयक है, ठीक है। या वो सिर्फ धन विधेयक को वही साबित कर सकते हैं कि ये धन विधेयक है, लोकसभा के अध्यक्ष। तो लोकसभा का अध्यक्ष राज्यसभा में तो जाएंगे नहीं, जब संयुक्त बैठक होता है तो लोकसभा का अध्यक्ष अध्यक्ष करते हैं दोनों का, संयुक्त बैठक होता है तब। राज्यसभा लोकसभा जब संयुक्त बैठक करे तो उसका अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा का अध्यक्ष, ये याद रखिएगा। तो ए वाला तो ऑप्शन इसका आंसर होगा कि बी है, लोकसभा में सिर्फ धन विधेयक पास होता है। जब लोकसभा कोई धन विधेयक को बनाता है और राज्यसभा को देता है तो राज्यसभा है जो मात्र 14 दिन तक को इसको रोक सकता है, 14 दिन से ज्यादा वो रोक नहीं सकता है, ठीक है। ए अनुच्छेद 110 डी में दिया हुआ आपका है, ठीक। आए राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से ही, राष्ट्रपति अगर किसी पूर्व सहमति देंगे कि ले जाइए प्रस्तावित करिए आप बिल को जाके, तभी प्रस्तावित होगा। याद रखिएगा कि धन विधेयक सिर्फ कहाँ लाया जाता है? तो लोकसभा में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 110 बी के अंतर्गत, डी, ठीक है, डी, डी फॉर डॉग, याद रखिएगा। और राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से आता है, इतना चीज तो कम से कम याद रखिए। इसको लोकसभा के अध्यक्ष ही सिर्फ इसको साबित करते हैं कि ये धन विधेयक है और कोई नहीं, याद रखिएगा इतना। मौलिक अधिकार का वर्णन कहाँ से कहाँ मिलता है आपका? संविधान के अनुच्छेद 1235 में, संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 में, 15 से 39 में, या 16 से 40 तक, कहाँ तक मिलता है? तो हम लोग जानते हैं कि संविधान का तृतीय जो भाग है, तीसरा जो भाग है, उसमें 12 से 35 तक क्या है आपका? मौलिक अधिकार का वर्णन है। तो ये इसका आंसर ए होगा आपका, अनुच्छेद 12 से 35 तक और भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन। बाकी मूल अधिकार को अच्छा से पढ़िए, जिसमें 17 इंपॉर्टेंट है, 21 इंपॉर्टेंट है, 32 इंपॉर्टेंट है, ये सब आप जाके अच्छा से पढ़िए, ठीक। आखिर तो एक्चुअली तो वो सारा 12 से 35 तक इम्पोर्टेंट है, लेकिन कम से कम 17, 21 ये सब तो याद ही रखिए, 19 जो है आपका, ये सब। तो अगला जो आपका क्वेश्चन है कि पंचायती राज का विषय है क्या है, समवर्ती सूची में है कि आपका बी दो बार लिखा हुआ है, केंद्र के सूची में है या राज्य के सूची में है या शेष अधिकार के सूची में है किस? जानते हैं हम जहाँ तक कि डिसेंट्रलाइज के
लिए लाया गया था, मतलब केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज को लाया गया था। तो इसका चुनाव कौन करता है? स्टेट करता है। तो किसके अंतर्गत आएगा? स्टेट के अंतर्गत आएगा, तो ये राज्य के अंतर्गत आता है। इसमें जानते हैं कि स्टेट कमीशन ही काम करता है, राज्य का जो अलग से चुनाव आयोग होता है इसके लिए बनाया जाता है, ना कि सेंट्रल वाला चुनाव आयोग नहीं होता है मुखिया के चुनाव के लिए, स्टेट अपना चुनाव आयोग बनाता है। ये किसके अंतर्गत आएगा? राज्य सूची के अंतर्गत। ये किस केमा संविधान संशोधन के थ्रू आया था? तो 73वां, ठीक, 1994, याद रखिएगा। ठीक है, 93-94 में आया था ये सब। एक्चुअली 94 में सब लागू हो गया था, 93 से प्रोसेस शुरू। कोई भी प्रोसेस होगा जो साल भर पहले से शुरू होता है, याद रखिएगा। साल 1.5 साल होने का तो बहुत पहले से हो गया था। राजस्थान तो 1969 में लागू कर दिया था, 2 अक्टूबर 1969 में। सितंबर में पारित हुआ 1969 में। सबसे पहले पंचायती राज लागू करने वाला कौन था? राजस्थानी था। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो जैसे कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों के संगठित करने का निर्देश देता है? कौन सा है? तो यह 32 है कि 46 है कि 40 है या 51 है? ये तो आपका होगा नहीं। इसमें जो है कि आपको लिखा हुआ है कि ये आत्मा है। क्या है? ये आत्मा है। कौन बोले थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोले थे कि ये है 32 जो अनुच्छेद है आपका पूरा संविधान का आत्मा है। ए वाला तो आप हटा दीजिए और ए 51 हटा दीजिए, क्योंकि इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जोड़ा हुआ है, ठीक, और अलग है जो भी है इसमें, ए तो होगा नहीं, ठीक। तो इसमें है क्या आपका? आपका है 40। डीपीएसपी का जो है नीति निर्देशक तत्व है, जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल का, उसी का 40वां जो आर्टिकल है उसमें पंचायती राज से के बात के बारे में बोला गया है। तो ये आप याद रखिएगा, आर्टिकल 40 का में जो है उसी में बोला गया पंचायती राज के बारे में। कि किसका पार्ट है? कौन सा पार्ट है? तो भाग 4 का भाग है। कौन सा आर्टिकल है? 40। क्या बोलते हैं? मतलब 36 से 51 तक को डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल पॉलिसी बोलते हैं, जो क्या है मतलब कि नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं हिंदी में उसको, ठीक। अगला न्यायिक पूर्वालोकन है। पुनर्वालोकन क्या होता है? का अर्थ क्या है आखिर में? मतलब कि जो फिर से देखने वाला, फिर से देखने के लिए उसी को बोला जाता है। इसका सही मतलब हुआ फिर से देखना। वो सभी प्रकरणों का अंतिम अधिकार प्राप्त हो, राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, न्याय के द्वारा निर्मित प्रकरणों को समालोचन कर सकता है, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। इसका सही आंसर क्या है? अवैध घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनर्विलोकन के तहत उच्चतम न्यायालय के संसद तथा राज्य विधानसभा विधानमंडलों के दोनों का संसद और राज्य विधान मंडलों के द्वारा बनाए गए कानून को समीक्षा का अधिकार प्राप्त हुआ है। किसको? उच्चतम न्यायालय को। उच्चतम न्यायालय में जैसे कि कोई भी आप संसद लॉ बना दे और वो समाज के लिए गलत हो, तो उसका कोई ना कोई तो रक्षा करने वाला होगा ना। तो मूल अधिकार का रक्षा करने वाला कौन? आपका सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और भी जैसे कोई कानून बन जाए और वो कानून जनता पर ही असर डालने लगे, आप जनता चुना है उसको और संसद में जाके कोई गलत काम करने लगे विधि बनाने वाला, तो ऐसा तो होगा नहीं ना। अपना देश संप्रभु नहीं है, मतलब देश नहीं, सॉरी, अपना देश तो संप्रभु है, ये गलत बोल दिए थे। लेकिन अपना जो संविधान है, जैसे कि संसद है, वो कभी संप्रभु नहीं। अपना जो है संविधान संप्रभु है। सबसे ऊंचा कौन है? संविधान। तो संविधान में क्या लिखा हुआ है कि जो कोई गलत होगा वो कौन करेगा, सुधारेगा? अपना सुप्रीम कोर्ट होगा। कोई भी जैसे विधि बनेगा तो कौन उसको सही करेगा? अगर गलत है कि सही है उसका कौन देखेगा? तो कौन देखेगा? आपका सुप्रीम कोर्ट देखेगा। तो ठीक, संसद कोई अगर विधि बनाता है, राज्य कोई विधि बनाता है, तो उसका पुनर्वलोकन कौन करता है? न्यायिक पुनर्वलोकन आपका उच्चतम न्यायालय करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो कोई भी विधि बनाए, राज्य विधि बनाए चाहे संसद बनाए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। चलिए दूसरा, अगला क्वेश्चन है कि एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है। क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है, मौलिक अधिकारों के अध्याय में है, संविधान के 7वीं अनुसूची में है, कि किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है किसमें? ये क्या है? एक राज्य
जो है कल्याणकारी का है। तो कल्याणकारी जो आपका है डीपीएसपी में आपका लिखा हुआ है, समझ गए। डीपीएसपी जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल बोलते हैं, वो है राज्य का नीति निर्देशक तत्व में आपका वर्णित है। 36 से 51 तक है। कौन सा भाग में है वर्णित? 4 में। ठीक, 4 में आपका वर्णित है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका ए। राज्य का नीति निर्देशक तत्व में एक कल्याणकारी राज्य होना चाहिए। आप जनता को आपको चुनेगा और जनता के लिए आप काम करिएगा, स्टेट का यही काम है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कौन करता है? लोकसभा के, जैसे कि ये मान लीजिए कि लोकसभा का मेंबर है और इसमें से जो सारे मेंबर है इन्हीं में से एक मेंबर को चुना जाता है। वो लोकसभा का मेंबर भी कहीं ना कहीं से जीता हुआ मेंबर होना चाहिए। ब्रिटिश में ऐसा होना अनिवार्य नहीं है, वो सीट बाद में छोड़ भी सकते हैं कि वो जीत, मतलब पहले तो जीता हुए थे लेकिन वो न भी जीता हुआ है तो उन पर कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन इंडिया में पहले तो वो चुनाव जीता हुआ होना चाहिए और रहना भी चाहिए हमेशा। अब बात को समझ लीजिएगा अच्छा से। ठीक, तो इसी जो मान लिया जाए कि लोकसभा में सारे मेंबर हैं, उन्हीं में से एक को लोकसभा के अध्यक्ष के लिए चुन लेते हैं। ठीक, तो कौन करते हैं भाई, मतलब उनको चुनाव कौन करते हैं? संसद के सदस्यों के द्वारा। वो तो सिर्फ चुनते हैं उसमें से। यहाँ पर निर्वाचन कौन करने वाला? निर्वाचन मैंने लास्ट में जो मोहर लगाने वाला। प्रत्यक्ष रूप से जनता से, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। देख रहे हैं कि इसी में से सब आदमी चुन रहा था तो हम लोग वोट दिए ये सबको, ये आदमी इनको चुना, तो क्या हुआ? अप्रत्यक्ष हुआ। प्रधानमंत्री का भी जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष होता है, क्योंकि हम लोग एमपी का वोट देते हैं और एमपी लोग उसमें से चुनता है प्रधानमंत्री को। मतलब बोलता है कि ये मेरा नेता रहेंगे, फिर राष्ट्रपति उनको फिर शपथ दिलाते हैं, तो अप्रत्यक्ष होता है। लोकसभा के बहुमत के दलों के सदस्यों के द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। तो क्या हुआ इसमें से? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। संसद माने तो संसद के दोनों सदस्य हो जाएंगे ना। संसद तो 3 वो से मिलकर बना है। किस किस से? राष्ट्रपति से, लोकसभा से, राज्यसभा से। तो ये वाला गलत हुआ आपका। प्रत्यक्ष रूप से तो होता नहीं है क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, ये भी गलत है। लोकसभा के बहुमत के दल से, ऐसा थोड़ी ना, उसमें से सारे मिलते हैं और उसमें से चुनाव करते हैं। ठीक, संविधान के अनुच्छेद 93 में यह व्यवस्था दिया हुआ है कि लोकसभा के जो होगा गठन, मतलब अध्यक्ष का निर्वाचन होगा, वो सभी सदस्य मिलकर उनमें से एक का चुनाव करेंगे। वोट ज़्यादा मिलने पर उनका चुनाव होगा। अगला, भारत के राष्ट्रपति जो है उसको पद से हटाया जा सकता है। जो ऑनरेबल अपना प्रेसिडेंट है उनको कब पद से हटाया जा सकता है? प्रधानमंत्री के द्वारा हटाया जा सकता है, लोकसभा के द्वारा हटाया जा सकता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा हटा सकता है, या संसद के द्वारा हटाया सकता है। ये सारा आपका गलत है। ठीक, प्रधानमंत्री कैसे हटा सकते हैं? ठीक, लोकसभा के द्वारा हटाया जा सकता है, ये भी गलत है। लोकसभा भी नहीं है। मुख्य न्यायाधीश के, इसमें तो कोई हाथ ही नहीं, क्योंकि संसद में जब भी हम जानते हैं कि इम्पीचमेंट लाया जाता है, जिसको महाभियोग बोलते हैं हिंदी में, वो कब कहाँ लाया जाता है आपका? मतलब कि लोकसभा या राज्यसभा से कहीं से भी शुरू हो सकता है। ऐसा कोई बात है नहीं कि लोक ही सभा से शुरू हो, लेकिन संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। संसद में को आप जानते हैं उसमें से विशेष बहुमत प्राप्त होना चाहिए और 2/3 वोट भी मिलना चाहिए, उसी को विशेष बहुमत, तब जाके क्या होगा? महाभियोग लगेगा और वो हटेंगे। लेकिन अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ है, किसी भी राष्ट्रपति को हटाया नहीं गया अभी तक। ठीक है, महाभियोग एक न्यायिक प्रक्रिया है जो संसद द्वारा चलाई जाती है। संसद के किसी भी सदन में महाभियोग शुरू हो सकता है, अनुच्छेद 61 में ऐसा लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि इसी में होगा, राज्यसभा में ही होगा, लोकसभा में ही होगा, एक पर्टिकुलर जगह पर आपका दिया हुआ नहीं। याद रखिएगा, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई भी व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। जैसे कि आप भी या हमको भी लोकसभा का सदस्य चुन ले या मंत्री पद बना दे, वो कोई भी पद दे दे, लेकिन उसमें हम कब तक बने रह सकते हैं? हमको फिर से मतलब उसके अंदर कोई ना कोई लोकसभा के सीट पर हमको जीतना ही होगा। कितना टाइम आपको दिया जाएगा? 3 महीना टाइम दिया जाएगा, 6 महीना, 1 वर्ष, इसमें से कोई नहीं। तो आपको दिया जाता है 6 मंथ। 6 मंथ मतलब कि हाल फिलहाल में आप देखे होंगे कि ममता बनर्जी वहाँ की मुख्यमंत्री बनी वेस्ट बंगाल के, लेकिन वो जीती नहीं थी अपना क्षेत्र से। तो वहाँ पर क्या हुआ कि वो विधान परिषद को पास किया गया, विधान परिषद से वो उनको चुन लिया गया, फिर जैसे कि उसको सदस्य बना लिया गया। ऐसा होता है बार बार कि मतलब कोई भी राज्य से जैसे कि चुनाव हुआ और वो कोई को मंत्री पद दे दिया, अगर वहाँ पर विधान परिषद
है तो विधान परिषद से उनको ला के डाल दिया जाता है, और नहीं है तो फिर जानते हैं कि वो क्षेत्र वहाँ पे विधान परिषद बना देता है, ऐसा होता है। तो आपको 6 महीना तक कोई भी मंत्री पद मिल सकता है, आप वहाँ का मतलब संसद का भाग बन सकते हैं। कितना? 6 महीना तक। 6 महीना के अंदर किसी न किसी जगह पर आप चुनाव जीतिए, नहीं तो आपको हटा दिया जाएगा। तो कितना होगा इसका आंसर? 6 मंथ। ठीक, 6 महीना से अधिक नहीं। इसमें है कि दो जो संसद का है, 2 सत्रों के बीच का अधिक से अधिक कितना अंतराल होना चाहिए, बीच का गैप कितना से कितना होना चाहिए, ज़्यादा इससे नहीं होना चाहिए। ऐसा ना कि हो कि मतलब कि पूरा आप खा जाइए। इसमें 4 महीना है, 6 महीना है, 1 वर्ष है, या जो समय राष्ट्रपति निर्धारित करे। इसमें है कौन कितना? तो इसका लास्टली होता है 6, क्योंकि संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि कम से कम तो 2 सत्र तो होना ही चाहिए। अब साल भर में 2 सत्र कितना हो सकता है? कम से कम तो 6 महीना का। अब जैसे कि 7 महीना का गैप कर दीजिएगा तो 14 महीना, तो 14 महीना का थोड़ी ना साल होता है, होता कितना है? 12 महीना का। तो कम से कम 6 महीना का, 6 महीना से ज़्यादा का गैप होना नहीं चाहिए। 6 महीना से ज़्यादा का गैप होगा वो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 2 तो कम से कम करना ही करना है। तो कितना होगा? 6 महीना का गैप। 6 महीना का गैप होना चाहिए, अंतराल होना चाहिए। और कुल कितना होता है संसद में? 3 सदन होता है, बजट होता है, मानसून होता है, एक शीतकालीन होता है। ठीक। अब विशेष मतलब कोई परिस्थिति बन जाए, जैसे कि कोरोना हो गया था, तो एक विशेष परिस्थिति में बुलाया जाएगा। कभी बाढ़ हो जाए, छिड़ जाए किसी देश से, लड़ाई हो जाए, युद्ध हो जाए, तो उस समय बुलाया जाएगा। कहीं पे आपातकालीन लगाना है कभी भी, तो उस समय बुलाया जाएगा, इस समय बुलाया जाता है। ठीक है। भारत के प्रजातंत्र के तत्व पर आधारित है। क्या आधारित है? संविधान में लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकारों के प्रदान दिए गए हैं, जनता के सरकारों के चुनने के बदलने का अधिकार प्राप्त है, या राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। इसको हटाइए, राज्य का नीति निर्देशक तत्व को, और मौलिक अधिकार को। संविधान में लिखित है या लिखित है, ये तो बात की बात है, लेकिन आप जरा सोचिए कि जनतंत्र, जनतंत्र बोलते किसको है? जनता को, जनता के लिए, जनता के द्वारा जो चलाया जाए शासन, उसको जनतंत्र कहते हैं। अब्राहम लिंकन इनको परिभाषित किया था। तो आप जरा सोचिए कि जनता चुन भी सकते हैं, जनता हटा भी सकते हैं, बदलने का अधिकार प्राप्त होता है। तो आपका आंसर क्या होगा? प्रजातंत्र के स्तर पर आधारित है। किसको? सरकार को कौन चुनेंगे? हम चुनेंगे। भले से वहां पर जाके एमपी चुनाव करते हैं, लेकिन एमपी को कौन चुने हैं? हम लोग चुने हैं सब मिलकर। हम लोग प्रत्यक्ष वोट दिए एमपी को, एमपी लोग अप्रत्यक्ष हम लोग का ही वोट से वो चुने एक नेता को, फिर उनको शपथ कौन दिलाए? राष्ट्रपति। तो ऐसे होता है आपका जाके वहां पर। तो क्या होगा? जनता, जनता के सरकार को चुनने और बदलने का अधिकार होता है। ठीक। ये भी उसमें चीज वही वो लिखा होगा। तो अगला आपका पास क्वेश्चन है, अगला आपके पास क्वेश्चन है कि भारतीय जो राष्ट्रपति हैं, आपातकाल जो कब घोषित कर सकते हैं, घोषणा कब कर सकते हैं? मतलब कोई तो कारण होगा ना, ऐसे ही थोड़ी है ना आपातकाल आप घोषणा कर दीजिएगा। आपको राष्ट्रपति पद दिया गया तो आप तो ऐसा तो नहीं है कि संविधान का हनन करें, समाज का हनन करें। आप उसको ईमानदारी से निभाइए। कोई भी, जैसे कि जितना बड़ा पद होता है उतना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है उसको सही से निभाने का। तो ये आप अपना ध्यान दीजिए। ये आपका लास्ट भी क्वेश्चन है, तो इस पर भी चलिए अच्छा से देखते हैं। हथियारबंद विद्रोह के होने के आधार पर, बाहरी आक्रमण के आधार पर, या युद्ध के आक्रमण के आधार पर, ये तीनों हो सकता है। ठीक है। तीनों, अगर युद्ध हो जाए किसी से होने का है तो भी हो सकता है, बाहरी आक्रमण होने का आकांक्षा भी है या हो गया तब भी हो सकता है, या हथियारबंद विद्रोह के मतलब आंतरिक विद्रोह होने पर भी इसमें भी हो सकता है। ठीक। ये अनुच्छेद आपका 352 में दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं कि 3 तरह का आपातकाल है। एक तो राष्ट्रपति आपातकाल होता है, राष्ट्रपति आपातकाल एक होता है जो आपका ये है, राष्ट्रीय आपातकाल होता है। और एक होता है आपका वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल है जो आपका 360 में है। यह आपका राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल है, जो राष्ट्रीय आपातकाल कितना में? 352 में है। और राष्ट्रपति जो आपातकाल है 356 में है। याद रखिएगा आप हमेशा। आज का यहीं तक, मतलब ज्योग्राफी और पॉलिटी आज खत्म हो गया। अगला दिन साइंस और बिहार स्पेशल को देख लेंगे। अच्छा से वीडियो देखिएगा और उसको रिवीजन करिए। आप एक बुक भी खरीद लीजिए, और ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, जल्दी से जल्दी वो चैनल बन जाएगा, आपको मिल भी जाएगा। ध्यान से पढ़िए और अच्छा से रहिए। जय हिंद। ठीक है, आज इतना है।